हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, चैप्टर 8 ओवरहेड्स। इसमें हम एलोकेशन, एप्रोशनमेंट और एब्सॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले कोडिफिकेशन और क्लासिफिकेशन करवाया था। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है कि जितने भी इनडायरेक्ट तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक आपके जो ओवरहेड्स हैं, उनको कैसे एलोकेट, एप्रोशनमेंट और कैसे एब्सॉर्प्शन किया जाएगा। अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ओवरहेड में नॉर्मली जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो कैसे होती है। कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, जो कि कोस्ट यूनिट और पर्टिकुलर कोस्ट सेंटर से रिलेटेड होता है, उसमें सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम अराइज होती है कि उनको किस बेसिस पर डिवाइड किया जाए। प्राइम कोस्ट में तो आपको पता है जितने भी डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, अगर तीनों को मिला दिया जाए तो वो आपकी प्राइम कोस्ट आ जाती है, जो कि डायरेक्टली कंसर्न्ड है कोस्ट यूनिट और कोस्ट सेंटर से। अब जो मेनली प्रॉब्लम अराइज होती है वो ये होता है कि जो ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट तरीके के जो एक्सपेंसेस है, मटेरियल है, लेबर है, उसको पर्टिकुलर किस कोस्ट सेंटर और यूनिट से डिवाइड किया जाए। तो इसको करने के लिए हमें नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जैसे उन्होंने लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, कि उस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम क्या होगी, ओवरहेड को बांटने की। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ ओवरहेड, ये हम प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलोकेशन एंड अप्रोशनमेंट ऑफ ओवरहेड टू प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट। फिर हम बात करेंगे री अप्रोशनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कोस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देन एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड ऑफ ईच डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन कोस्ट यूनिट। तो आज हम दो के बारे में, सेकंड और थर्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एलोकेशन क्या होता है, अप्रोशनमेंट क्या है और एब्सॉर्प्शन क्या है। देखिए यहाँ पर ICMA में एलोकेशन क्या है कि अगर कोस्ट आइटम की, मतलब होल आइटम को आप उनको अलॉट कर देते हो, बांट देते हो। जैसे फैक्ट्री के खर्चे फैक्ट्री में आ जाते हैं, ऑफिस के ऑफिस में, सेलिंग के सेलिंग में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यानी कि मैंने कोस्ट की जितनी भी आइटम है उसको किसी बेसिस पर जो अलॉट कर दिया है, तो वो मेरा एलोकेशन कहलाता है। कोस्ट अप्रोशनमेंट का मतलब होता है उस होल आइटम को जब आप रेशो में, प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हो, तो वो आपका अप्रोशनमेंट कहलाता है। और ओवरहेड एब्सॉर्प्शन क्या होता है, ओवरहेड एब्सॉर्प्शन में फिक्स्ड ओवरहेड भी आते हैं, वेरिएबल ओवरहेड भी आते हैं। बट आपके जो ओवरहेड एब्सॉर्प्शन है उसमें सिर्फ फिक्स्ड का एरिया चार्ज किया जाएगा और उसे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और प्रोसेस से एलोकेट और अप्रोशनमेंट की जाती है। मतलब एब्सॉर्प्शन में एलोकेशन, अप्रोशनमेंट दोनों ऐड हो जाती है। अगर हम डिफरेंस की बात करें कि एलोकेशन, अप्रोशनमेंट और एब्सॉर्प्शन होता क्या है। अब एलोकेशन में क्या किया, आपने एक होल आइटम को डिवाइड कर दिया। अप्रोशनमेंट में आपने रेशियो में डिवाइड कर दिया। और एब्सॉर्प्शन यूनिट में आपने क्या किया कि जितने भी ओवरहेड्स को एलोकेट किया, एब्सॉर्प्शन किया, उसे पर्टिकुलर कोस्ट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ उसे आपने एनालाइज कर लिया। देन हम बात करते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड, एलोकेशन एंड अप्रोशनमेंट ऑफ ओवरहेड। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंटलाइजेशन। सबसे पहले कहते हैं जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है उसमें अलग अलग आप कोस्ट यूनिट और सेंटर से रिलेटेड होती है। अपने फंक्शंस की स्मूथ और एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए आप फैक्ट्री को डिफरेंट डिवीजन्स और सब डिवीजन्स में डिवाइड कर देते हो। द एलोकेशन एंड अप्रोशनमेंट ऑफ ओवरहेड टू प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट इज़ नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड। बात हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं कि डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड्स क्या है। जब हम प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट को एलोकेट और अप्रोशनमेंट कर देते हैं तो उसे डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स कि आपने उसे पर्टिकुलर यूनिट और सब यूनिट, यानी कि डिवीज़न और सब डिवीजन्स में एलोकेट कर दिया। The division of factory into subdivision is done in such a manner that each department represents a division of activity of the organization. The department in a factory can be broadly categorized into production or manufacturing department and service department. कहते हैं दो की हम बात करेंगे यहाँ पर फैक्ट्री में कि या तो वो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगी या कुछ आपकी कोस्ट ऐसे होगी जो सर्विस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगी। कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की बात करें कि काम को हमें मैन्युफैक्चर करना है, बनाना है, कम करना है, तो कुछ आर्टिकल आपके मैन्युअली बनाए जाते हैं, कुछ अब मशीन से बनाए जाते हैं। और कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होते हैं जो हमें सर्विसेज प्रोवाइडेड होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं होते, वो आपके सर्विस डिपार्टमेंट में कैलकुलेट किए जाते हैं। अब स्पेसिफिक जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसमें फर्स्ट आ जाता है यहाँ पर आपका, देखिए एलोकेशन ऑफ ओवरहेड है। यहाँ पर हमें एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, एलोकेट मीन्स आपने होल आइटम को डिवाइड कर लिया उनकी जॉब वाइज, प्रोसेस वाइज या फिर प्रोडक्ट वाइज।
कहते हैं कि फॉर एग्जांपल फोरमैन को जो सैलरी दी जा रही है, अब आपको पता है फोरमैन को जो सैलरी पे कर रहे हैं वो किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ। सिमिलरली वही सैलरी अगर मैं सेल्स मैनेजर को दे रही हूँ तो उसे एलोकेट कर दिया जाएगा सेल्स डिपार्टमेंट के साथ। और आइडियल टाइम, ओवर टाइम, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, इसको अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग एलोकेट करने का काम इस ओवरहेड्स में किया जाता है। नेक्स्ट आता है अप्रोशनमेंट ऑफ ओवरहेड। अप्रोशनमेंट कहता है कि होल आइटम को किस प्रपोर्शन में, किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा ऑन इक्विटेबल बेसिस पर, उसको अप्रोशनमेंट कहा जाता है। अब जैसे फैक्ट्री का रेंट है, ठीक है, फैक्ट्री का रेंट इज़ एन एग्जाम्पल विच कैन नॉट बी एलोकेटेड टू एनी वन डिपार्टमेंट। इसको एक डिपार्टमेंट से एलोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि फैक्ट्री का रेंट जो है किसी बेसिस पर उस रेशो के हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे उन्होंने कहा कि फैक्ट्री का जो रेंट है वो फ्लोर एरिया बेसिस पर हो जाएगा। बाकी ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो ट्रांसपोर्ट पर किलोमीटर या आर के हिसाब से है। अगर मिल की बात करें तो पर लीटर के हिसाब से। तो अलग अलग बेसिस उसके ऊपर कैटेगराइज किए जाते हैं। जैसे कई बार ये लिखा जाता है कि फैक्ट्री के ओवरहेड जो है वो लेबर के अकॉर्डिंग डिवाइड किए जाएंगे, तो उसे अप्रोशनमेंट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। देखो, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो आपका प्राइमरी डिपार्टमेंट है, और जो सर्विस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो आपका सेकेंडरी डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर दो डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप को फॉलो करते हुए हमने दो अप्रोशनमेंट कर दी, प्राइमरी और सेकेंडरी डिपार्टमेंट। फर्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, सेकंड जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है ऑन इक्विटेबल बेसिस पर, तो इसको हम सेकेंडरी ओवरहेड कहा जाता है। हम नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर ये आपका आ जाता है बेसिस ऑफ अप्रोशनमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। अप्रोशनमेंट करते हुए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स आप मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बात कर रहे हो। तो सबसे पहले हमने बात करी परसेंटेज और प्रपोर्शन रिलेटिव टू डिपार्टमेंटल वैल्यूज़ ऑफ बिल्डिंग एंड प्लांट। कहते हैं जब भी किसी बिल्डिंग और प्लांट्स को परचेज़ किया जाता है तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को उसी के ऊपर आपकी परसेंटेज और प्रपोर्शन चेक किया जाएगा। मतलब उस बिल्डिंग की एक्चुअल क्या वैल्यूज़ है, उस प्लांट की क्या वैल्यूज़ है, उसके हिसाब से प्रपोर्शन निकाला जाता है। देन फ्लोर एरिया ऑफ डिपार्टमेंटल बिल्डिंग्स। अब फ्लोर एरिया की बात करें तो उसने कहा है कि जितना एरिया हमने ऑक्यूपाइड किया हुआ, जैसे हमने फर्स्ट फ्लोर ले रखा है, सेकंड फ्लोर है, 2 रूम सेट है, 3 रूम सेट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें रेंट पे करना पड़ता है। लाइटिंग मतलब कितने 2 रूम की लाइट्स यूज़ कर रहे हो, या फिर मीटर के हिसाब से देना है, सब मीटर के हिसाब से आपको पेमेंट करनी है, तो वो उतना एरिया डिसाइड कर लिया जाता है। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट आता है डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन आर। प्रोडक्शन आर की बात करें तो इसका अप्रोशनमेंट जो है 2 बेसिस पर किया जाएगा, डायरेक्ट लेबर आर और मशीन लेबर आर। ये दोनों इसमें मेन रोल प्ले करते हैं। इसी लेबर आर के अकॉर्डिंग आपका ओवरहेड डिवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन ईच डिपार्टमेंट। अब देखो, कैंटीन एक्सपेंसेस है, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस है, वेजिस ऑफ टाइम कीपर है, कॉमन रूम एक्सपेंस, डिस्पेंसरी एक्सपेंस, ये सारे ऐसे एक्सपेंस हैं जिनको नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। टेक्निकल एस्टिमेट में 2 आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और एयर गैस एंड वाटर एक्सपेंस। कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, these expense can be apportionment on the basis of number of bulb, कि अब जितने भी बल्ब आपने लगाए हों उसी हिसाब से आपको बिजली का बिल आएगा, और कितने वॉट के आपने बल्ब लगा रखे हैं उसके हिसाब से चार्ज किया जाएगा। कहते हैं इफ़ द डिपार्टमेंट हैव देयर सेपरेट मीटर, अगर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का अलग से मीटर लगा हुआ है तो कितने मीटर रीडिंग आ रही है उस रेशो के हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है एयर गैस एंड वाटर एक्सपेंस। कहते हैं दीज एक्सपेंस कैन ऑल्सो बी अप्रोशनमेंट ऑन टेक्निकल एस्टिमेट इन द रेशो ऑफ मीटर रीडिंग। तो मीटर रीडिंग के हिसाब से एयर गैस और वाटर एक्सपेंस को अप्रोशनमेंट की जाती है। यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, देखो ये बताया हुआ है कि थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपको ओवरहेड्स दे दिए गए हैं और किस बेसिस पर उसको अप्रोशनमेंट की जाएगी, और उसका ऑल्टरनेट भी बताया हुआ है। लाइक फर्स्ट जैसे कंज्यूमेबल स्टोर्स आपके डायरेक्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग है, मटेरियल हैंडलिंग वेट ऑफ मटेरियल के अकॉर्डिंग, रेंट एंड रेट्स फ्लोर स्पेस के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक लाइट है टेक्निकल एस्टिमेट से, इलेक्ट्रिक पावर है टेक्निकल एस्टिमेट्स, फायर इंश्योरेंस ऑन प्लांट्स है तो वैल्यू ऑफ प्लांट। तो ये चीज़ें हमने ध्यान रखनी। जैसे क्रैच के खर्चे हैं तो नंबर ऑफ़ फीमेल वर्कर कितने काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस है टन किलोमीटर के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें एक टेबल्स के अकॉर्डिंग आपको समझाई हुई है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 1 में, अ कंपनी इज़ मैनेजिंग 4 ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। आपके पास 4 ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है ABC, और सभी डिपार्टमेंट्स के रेंट्स, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, लाइट, पावर, सुपरविज़न
एम्प्लॉयर लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस स्टॉक, ये सब अमाउंट्स आपको दे रखी है। और 4 डिपार्टमेंट में किस बेसिस पर डिवाइड करना है उसका एरिया भी आपको दिया हुआ है। अब जैसे एरिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एरिया किस पर एप्लीकेबल होगा, रेंट। रेंट हम उतने एरिया का देंगे जितने में हम रह रहे हैं। तो एरिया यहाँ पर रेंट आपका 5000 है, उस 5000 को एरिया जो ABCD का है उसकी रेशियो निकाल लेंगे। 1500, 1100, 900, 500, इसकी रेशियो जो भी बनेगी 5000 को उससे डिवाइड कर देंगे। रिपेयर्स किसकी, प्लांट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ प्लांट आपके 8000, 6000, 4000, 2000 है, इसकी रेशियो बना लेंगे और 4000 को उसमें डिवाइड करेंगे। इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और टोटल वैल्यूज़ आपकी आ जाएगी। ये तो थी बात एप्रोशनमेंट क्या होता है, कि आपने किस बेसिस पर उसको कैटेगराइज करना है, किस बेसिस पर आपने उसको डिवाइड करना है, किस बेसिस पर आपने उसकी रेशियो को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं री एप्रोशनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स ओवरहेड, जिसमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। फर्स्ट हमने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड किया था। कहते हैं फॉर एग्जांपल द ओवरहेड ऑफ द स्टोर डिपार्टमेंट मे बी एप्रोशनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन या स्टोर वैल्यूज़ ऑफ स्टोर इशूड। यानी कि जब आप एक पर्टिकुलर सर्विस डिपार्टमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हो तो वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड है। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहला आता है सर्विस और यूटिलिटी प्रिंसिपल। कहते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट द शेयर ऑफ ओवरहेड बोर्न बाय ए कॉस्ट सेंटर शुड बी इन प्रपोर्शन टू द सर्विस रिसीव्ड बाय इट। मतलब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने क्या सर्विस आपको ली है उसके बेसिस पर जब आप उसको बोर्न कर लेते हो तो वो आपका सर्विस प्रिंसिपल कहलाता है। नेक्स्ट आता है सर्वे प्रिंसिपल। अब आपने जो सर्विसेज लेनी थी ले ली, लेकिन वो सर्विसेज अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। लाइक मैनेजर की सैलरी है, वो मैनेजर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग आवर्स कंप्लीट करके आता है, तो उनके हर एक घंटे के हिसाब से जितनी पेमेंट हर एक डिपार्टमेंट देने जाता है उसको उस हिसाब से सर्वे मेथड्स के अकॉर्डिंग जो है उसको एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। यहाँ पर देखो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल क्या कहता है। एबिलिटी टू पे मतलब किस डिपार्टमेंट में कितनी कैपेसिटी है, कितनी एफिशिएंसी है कि वो उसको पे कर सकता है। जो जितना ज़्यादा खर्च करेगा उसके उतने ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे, जो जितना ज़्यादा कम करेगा उतने ज़्यादा कम होंगे। अब मान लो आपकी कोई न्यू मार्केट है, न्यू प्रोडक्ट्स है, तो नेचुरल सी बात है आपको खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा, तो आपके एक्सपेंसेस भी उतने ही ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि आपको न्यू एडवर्टीज़मेंट के थ्रू से मार्केट में उतारना होगा। तो आपकी वैल्यूज़ तभी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी जिस हिसाब से आपका प्रोडक्ट्स होगा। इसलिए कहा है व्हाट द ट्रैफिक में बी बियर। तो व्हाट द ट्रैफिक में बियर का मतलब है कौन रेडी है उसको बियर करने के लिए। कहते हैं द डिपार्टमेंट विच कॉन्ट्रीब्यूट ग्रेटर प्रॉफिट शेयर मोर ऑफ ओवरहेड एंड द डिपार्टमेंट विच आर वीक आर न्यू शेयर लेस ऑफ दैम। नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी और इंसेंटिव स्कीम। एफिशिएंसी और इंसेंटिव स्कीम्स ये कहते हैं कि ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी लोगों की इंक्रीज़ होगी, लेकिन पर यूनिट उतनी ही कम हो जाएगी। अगर कम प्रोडक्शन है तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी और पर यूनिट आपकी जो है डिक्रीज़ हो जाएगी। देयर आर द टू मेथड यूज टू एब्सॉर्प्शन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। आगे सर्विस डिपार्टमेंट में भी दो मेथड यूज़ किए जाते हैं। पहला है आपका अप्रोशनमेंट ओनली टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेकंड है अप्रोशनमेंट टू द सर्विस एज वेल एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब हम बात कर रहे हैं अप्रोशनमेंट ओनली टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इन दिस केस द टोटल अमाउंट ऑफ ओवरहेड ऑफ द सर्विस कोस्ट सेंटर ऑफ ईच सर्विस डिपार्टमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर एलोकेट किया जाता है on an appropriate basis and ignore the service rendered by one service department to the other service department. Generally, following are the basis of which a close or nearer basis has to be adopted for each department overhead. अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपके डायरेक्ट लेबर आर भी आएंगे, वेजेस भी, मशीन आर, नंबर ऑफ रिक्विजिशन फॉर स्टोर सर्विस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, आर्स पावर, वेट ऑफ मटेरियल. These method of apportionment of service cost center overhead is also termed as redistribution of method. नेक्स्ट आता है apportionment to the service as well as the production department. इसमें दो आ जाते हैं आपके डिसेंडिंग डिपार्टमेंटल apportionment जिसे आप नॉन रेसिप्रोकल कहते हो, और सेकंड आएगा इंटर डिपार्टमेंटल apportionment जिसे आप रेसिप्रोकल बेसिस कहते हो। तो इसको आप बहुत ध्यान से समझोगे, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। डिसेंडिंग अप्रोशनमेंट क्या होता है। डिसेंडिंग अप्रोशनमेंट में एक रैंक फिक्स कर दिया जाता है। जो सेंटर या डिपार्टमेंट या कोस्ट सेंटर अपनी सबसे ज़्यादा सर्विसेज दे रहा है उसे फर्स्ट रैंक दे दिया जाता है,
उसके बाद कम वालों को सेकंड रैंक और बिल्कुल लास्ट में। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती, इसलिए इसे स्टेप मेथड या नॉन रेसिप्रोकल मेथड कहा जाता है और ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का एक पार्ट है। यहाँ पर ये देखो सेकेंड इलस्ट्रेशन में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि PQR आपके 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं और S आपका एक सर्विस डिपार्टमेंट है। यहाँ पर आपको रेंट, लेबर वेलफेयर, लाइट, सुपरवाइज़र की सैलरी, अदर एक्सपेंसर और हर एक 36 ये सब वैल्यूज़ को बताया हुआ है कि किस बेसिस पर। अब जैसे रेंट है, रेंट एरिया वाइज आप पे करोगे तो एरिया आपने कह दिया 6865 में, यानी कि 30,000 को 6 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 5 की रेशो में डिवाइड करना है। लेबर वेलफेयर यहाँ पर नंबर ऑफ़ वर्कर के हिसाब से आप जो है डिवाइड कर दोगे 3421 में, तो यहाँ पर जैसे बताया हुआ उसी हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लेना है। लेकिन लास्ट में एक लाइन लिखी है, कैलकुलेट लेबर आर रेट ऑफ ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट का आपको लेबर आर रेट निकालना पड़ेगा। तो लेबर आर रेट निकालने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पर ऊपर दे रखा है 8 आवर्स 25 डेज, मतलब 25 दिन में 8-8 घंटे उसने काम किया है। तो यहाँ पर देखो टोटल लेबर आर है, डिपार्टमेंटल P, नंबर ऑफ वर्कर 3, डेज 25 आर पर डे 8। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट P का आया 600 आवर्स, सेकेंड का आया आपका 800 और नेक्स्ट का 400। तो यहाँ पर लेबर पर आवर हमने निकाल दिए 600, 800 और 400 से डिवाइड करके 186, 147 और 235। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंटर डिपार्टमेंटल अप्रोचमेंट क्या होता है। यहाँ पर इंटर डिपार्टमेंटल अप्रोचमेंट में दिस मेथड इज़ मोर रिकॉग्नाइज्ड एज इट गिव्स ड्यू वेटेज टू इंटर सर्विस ट्रांसफर। दिस मेथड इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज रेसिप्रोकल सर्विसेज। इसमें 3 मेथड्स आ जाते हैं। साइमल्टेनियसली इक्वेशन मेथड। साइमल्टेनियसली इक्वेशन मेथड्स क्या होता है? नंबर 1, proportion of service benefits received by different cost center from a cost center are assessed on the basis of record। कि जो रिकॉर्ड आपको दे रखे हैं उसी बेसिस पर आप उसका प्रपोर्शन डिसाइड करेंगे। द सेम रेशो आर यूज्ड एज कोफिशिएंट इन द इक्वेशन फ्रेम। कि जो इक्वेशन आपने लगाई है उसको कंटिन्यू करोगे और उस इक्वेशन को फिर सॉर्ट आउट कर लोगे और उस हिसाब से कोस्ट सेंटर को उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन कोस्ट सेंटर से डिवाइड कर दोगे। नेक्स्ट आता है आपका रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। देखो यहाँ पर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को स्टेप लैडर मेथड भी कहा जाता है। रिपीटेड का मतलब है कि ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक आपकी वैल्यू 0 या फिर बिल्कुल लेस अमाउंट नहीं आ जाती है। फर्स्ट स्टेप में क्या कहता है? द प्रपोर्शन एट विच द कोस्ट ऑफ सर्विस कोस्ट सेंटर आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रोडक्शन कोस्ट सेंटर एंड अदर सर्विस कोस्ट सेंटर। कि उस अमाउंट को, उस सर्विस कोस्ट की यूनिट को आपने प्रोडक्शन कोस्ट सेंटर या फिर अदर सर्विस कोस्ट सेंटर के हिसाब से डिटरमाइन करना है। फिर कोस्ट ऑफ फर्स्ट सर्विस कोस्ट सेंटर आर टू बी अप्रोचमेंट टू प्रोडक्शन कोस्ट सेंटर एंड सर्विस कोस्ट सेंटर। फिर जो फर्स्ट वाले का आंसर आया है फर्स्ट स्टेप में जो आपने डिवाइड किया, फिर उसको प्रोडक्शन कोस्ट सेंटर और सर्विस कोस्ट में डिवाइड कर लोगे। सिमिलरली जो अदर कोस्ट आई है उसको नेक्स्ट के हिसाब से आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपका जो आंसर है वो नेग्लिजिबल नहीं आ जाता, यानी कि उसकी वैल्यू स्मॉल नहीं आ जाती है। इसलिए इस मेथड को आप जो है स्टेप लैडर मेथड भी कहते हो। नेक्स्ट आपका जो आता है थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्रायल एंड एरर मेथड। These method is to be followed when the question of distribution of cost of service cost center which are interlocked among themselves arises. In the first stage, gross cost of services of service cost center are determined. Then in the second stage, cost of service cost center are apportionment to production cost center. तो ट्रायल एंड एरर मेथड में हमने 2 मेथड्स को अप्लाई कर लिया, जिसके लिए हम फॉलोइंग मेथड्स को एप्लीकेबल करने जा रहे हैं। नंबर 1, द प्रपोर्शन एट विच द कोस्ट ऑफ सर्विस कोस्ट सेंटर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रोडक्शन कोस्ट सेंटर। कि उस सर्विस कोस्ट सेंटर की यूनिट को आप प्रोडक्शन कोस्ट सेंटर या फिर अदर कोस्ट सेंटर में डिवाइड कर दोगे। नेक्स्ट आता है कि फर्स्ट का जो आंसर आया है उसे सेकेंड वाले के बेस पर डिवाइड कर दोगे। इन द नेक्स्ट स्टेप टोटल कॉस्ट ऑफ सेकेंड सर्विस कोस्ट सेंटर, यानी कि सेकेंड वाले को जो आंसर आया उसे थर्ड पर एप्लीकेबल कर दोगे। तो ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक आपका आंसर नेग्लिजिबल या स्मॉल वैल्यू नहीं आ जाती है। एट द लास्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस कोस्ट सेंटर इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रोडक्शन कोस्ट सेंटर। की जो सर्विस कोस्ट सेंटर की टोटल यूनिट है उसको प्रोडक्शन कोस्ट सेंटर यूनिट में आप डिवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद ये इलस्ट्रेशन 5th दी हुई है। वैसे इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन सबसे ज़्यादा आने वाला है, इसलिए ये जो 3 मेथड हैं आपके
फिर से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट आपका था साइमल्टेनियसली इक्वेशन मेथड, ये इंटर डिपार्टमेंटल अप्रोचमेंट में है। सेकंड आपका रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड था और थर्ड आपका ट्रायल और एरर मेथड है। थैंक यू सो मच।